हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जॉन ने अपने कपड़े ब्रदर हाउनान को दे दिए होते हैं। हाउनान बोल रहा होता है इन्हीं कपड़ों की वजह से जॉन इतना स्मार्ट दिखता है। तभी वो देखता है जियाओ जियाओ को इसका पीछे कुछ लड़के कर रहे होते हैं। हाउनान बोल रहा होता है जियाओ जियाओ क्या हुआ, आखिर तुम दौड़ क्यों रही हो। वहीं लाल बाल वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हारा शुक्र है इस लड़की को रोकने के लिए। फिर वो घबराते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे पास तो ब्लैक हेलमेट और ब्लैक जैकेट है, इसका मतलब तुम ब्रदर हाउनान हो। हाउनान बोल रहा होता है क्या तुम लोग जियाओ जियाओ को बुली कर रहे थे। लाल है वाला बंदा घबराते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाउनान बोल रहा होता है जो भी बोलना है जोर से बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लाल है वाला बंदा सोच रहा होता है इसने मुझे लास्ट टाइम बोला था कि मुझे जोर से बोलना है। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है जब मैं 9 साल का था तब मैंने एक क्राइम कमिट किया था, इसी वजह से मुझे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ गया था। ब्रदर इसा मैंने काफी जोर से बोला है ना, प्लीज मुझे अब जाने दीजिए। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं था कि आप इस लड़की को जानते हो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी भी इस लड़की को परेशान नहीं करता। हाउनान सोच रहा होता कि ये बंदा इतना जोर से क्यों बोल रहा है, आस पास में तो कोई भी नहीं है, धीरे भी तो बोल सकता था ना। रेड है वाला बंदा सोच रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया। ब्रदर हाउनान कब से कुछ भी नहीं बोल रहे, लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मुझे टॉर्चर कैसे करना है। फिर वो रेड है वाला बंदा खुद के सर के ऊपर बोतल फोड़ लेता है। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर मैं गलत था, आप बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आज के लिए माफ कर दीजिए, मैं लाइफ में कभी भी ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा। हाउनान सोच रहा होता कि ये वर्ल्ड इतना चेंज कब से हो गया। पास्ट में जो गैंगस्टर हुआ करते थे वो बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे और वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुली ही करते थे, लेकिन अब तो ये खुद को ही बुली कर रहे हैं। इस बंदे ने खुद को इतनी चोट पहुंचा ली है तो क्या मुझे यहाँ पे इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, पर मेरे पास में तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं। फिर हाउनान बोल रहा होता है ठीक है तुम जा सकते हो। खुश होते हुए रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है फाइनली मुझे जाने का मौका मिल गया। आखिर वो मेरे दोनों चमचे कहाँ गए, वो तो मुझसे बहुत ही पहले भाग गए थे ना, और वो मुझको यहीं पे छोड़ के भाग गए थे। अब मैं उन कमीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जियाओ जियाओ बोल रही होती है ब्रदर हाउनान आप मुझे प्लीज घर पे छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम मैंने आपको घर से बाहर से ही वापस भेज दिया था, इस बार मैं आपको घर के अंदर इन्वाइट करूंगी। शर्माते हुए हाउनान बोल रहा होता है क्या तुम मुझे घर के अंदर इनवाइट करोगी। सीन चेंज होता है, हमें लीक इंसान के बेस का सीन दिखाया जाता है। गु हुआ बोल रहा होता है ब्रदर के इंसान आप बोल रहे हो कि आपने एक ऐसे बंदे से फाइट किया जो कि बुलेट को अपने हाथों से पकड़ सकता है, क्या आपको भरोसा है कि वो बंदा कोई इंसान था, क्योंकि इंसान तो शायद से ऐसा काम कर सकते हैं। किंशान बोल रहा होता है लगा तो मुझे भी नहीं है कि वो कोई इंसान है, सिर्फ उस बंदे को पीटने के लिए मैंने 7 लोगों को बुलवाया था जिनके हाथों में वेपन्स थे, लेकिन बिल्कुल गाजर मूली की तरह उसे 7 बंदों को ढेर कर दिया और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उस बंदे से रिवेंज ले सकूं। वो बंदा ब्लैक जैकेट और ब्लैक हेलमेट पहन के आता है और सभी को खत्म कर देता है। गु हुआ बोल रहा होता है क्या ब्लैक हेलमेट और ब्लैक जैकेट, मेरे लोन शार्क टीम के बंदों को भी तो उसी बंदे ने पीटा था। तभी वहाँ पे गु हुआ के फोन पे कॉल आने लगता है। गु हुआ बोल रहा होता है सीजन आके ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने मुझे इतनी लेट रात को कॉल किया है, क्या कुछ अर्जेंट हुआ है। सीजान बोल रहा होता है बॉस अभी मैं उस बंदे से मिला हूँ जिसने कि हम लोग को पीटा था, आपको याद है ना वो हमारी कंपनी में आया था और उसने हम सभी लोगों को पीट के हमारे पैसे चोरी कर लिए थे, जो कि मोटरसाइकिल जैकेट और हेलमेट पहन के रखता है। बॉस अभी वो बंदा मेरी आंखों के सामने ही है, क्या आपको इसे रिवेंज लेना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप सारे बंदों को भेज दीजिए, हम इस बंदे की बैंड बजा सकते हैं। गु हुआ बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुमने उस बंदे के खिलाफ एक्शन लिया ना तो तुम खुद तो मरोगे और साथ ही मुझे ही मरवाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पे हो, फटाफट से उस जगह से निकलो और मेरे पास में आओ, और गलती से भी निकलते वक्त उस बंदे को ऑफेंड मत करना वरना तुम नहीं बच पाओगे। सीन चेंज होता है, हमें जियाओ जियाओ के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियाओ जियाओ को जो कि ब्रदर हाउनान को किस कर रही होती है। जियाओ जियाओ बोल रही होती है तुम्हें किस करना बिल्कुल भी नहीं आता। हाउनान बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरा पहली बार है। जियाओ जियाओ बोल रही होती है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। हाउनान बोल रहा होता है मेरा नाम है झैंग लिनशेन। जियाओ जियाओ बोल रही होती है मेरा नाम है क्यू जियाओलिन, लेकिन मैंने लोगों को अपना रियल नाम नहीं बता रखा, मुझे पसंद है कि लोग मुझे जियाओ जियाओ बोले, मुझे ये नाम बहुत ही फ्रेंडली लगता है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो। लास्ट टाइम जब तुम मुझे बदर वांग से बचाने के लिए आए थे तब बदर वांग भी तुम्हें देख के काफी डर गए थे, और बदर वांग कोई छोटे मोटे इंसान तो है नहीं, वो यहाँ पे लीक इंसान के लिए काम करते हैं, और इस बार जो तुमसे डरा है वो तो सीजान था जो कि जिया गुहा के गैंग से बिलोंग करता है, और इनकी पावर भी बिल्कुल ही लीक इंसान के बराबर की ही होगी। तुम्हें पता है जो बदर लीक इंसान है ना उनको सभी लोग हॉल मास्टर ली बोलते हैं, और अगर ऐसे बंदे तुमसे डर रहे ना तो तुम्हारी पावर तो बिल्कुल भी छोटी नहीं हो सकती। शॉक्ड होते हुए हाउनान बोल रहा होता है कि मुझे इस लीक इंसान को लेकर इतना अजीब की फील हो रहा है,
शनफेंग हॉल, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं इस जगह पे जा चुका हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, हाओनान आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। हम देखते हैं हाओनान को याद आ रहा होता है कैसे ली कीशान ने उन लोगों को किडनैप किया था और हाओनान को ऑफर दिए थे। जब हाओनान वहाँ से बाहर आया तब उसे जॉन विक मिल गया था और कैसे बाद में जॉन विक ने हाओनान की मेमोरीज को डिलीट कर दिया था। हाओनान बोल रहा होता है मुझे याद आ चुका है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, हाओनान आखिर तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। आगे हमें 2 दिन बाद केटीवी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियाओ जियाओ को जब ये केटीवी के गेट पे खड़े होकर रो रही होती है तभी उसके पास में हाओनान आते हुए बोल रहा होता है, जियाओ जियाओ तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम रो क्यों रही हो। हाओनान को गले लगाते हुए जियाओ जियाओ बोल रही होती है, आखिर तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे, मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मुझे लगता है कि मेरे पास में जो पहला बंदा है बात करने के लिए वो भी मेरे पास में नहीं रहेगा। हाओनान सोच रहा होता है मुझे सब कुछ याद आने के बाद में मैं काफी परेशान हो गया था और आखिर उस दिन सैनफेंग हॉल के अंदर क्या हुआ था मैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर निकल गया था। मुझे पता चला है कि जो ली कीशान के पाँव है हमेशा के लिए टूट चुके हैं और मुझे डर बस इसी बात का ही कैसे भी जॉन विक को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी है। पता नहीं इसको पता चलने के बाद में वो क्या करेगा। हाओनान बोल रहा होता है, जियाओ जियाओ परेशान मत हो, बीते वक्त मैंने भी तुम्हें काफी मिस करा। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, मेरे साथ में काम करने वाली एक जियाहोंग नाम की सिस्टर थी जो कि अभी मर गई है, मैं उनकी फैमिली को विजिट करने के लिए जा रही थी तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। आगे वो लोग सिटी हॉस्पिटल आ गए होते हैं। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, जो जियाहोंग के फादर है ना वो एक बहुत ही बड़े गैमलर है और तुम ये बात बोल सकते हो कि वो एक ऐसा घटिया इंसान है जिसने कि अपनी फैमिली के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और जो जियाहोंग की मॉम है ना उसे किडनी डिजीज है, इसी वजह से उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जियाहोंग के पास में कोई भी और ऑप्शन नहीं था, उसे मजबूरन केटीवी में काम करना ही पड़ा। लेकिन उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी ना कि उसका केटीवी में काम करना भी बहुत नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी लोन शार्क से पैसा उधार लेना पड़ गया। मैंने उसे मना किया था कि लोन शार्क्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनसे पैसा लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि ऐसे लोगों का डेब्ट आप कभी भी पे नहीं कर सकते। लेकिन शायद से उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसी वजह से उसने मेरी बात को नहीं सुना। आखिर में वो पैसे पे नहीं कर पाई। फिर वो लोन शार्क जियाहोंग के घर और उसके काम करने वाली जगह पे आके उसको परेशान करने लग गए और शायद से यही रीजन था जिसकी वजह से जियाहोंग ने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। फिर वो जियाहोंग की मॉम के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं, मुझे तो इनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं अब इनके साथ में क्या होगा। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, आंटी मैं आपकी बेटी की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ और मुझे पता है कि आपकी बेटी के साथ में क्या हुआ है, मुझे बहुत ही अफसोस है कि जियाहोंग के साथ में इतना बुरा हो गया। जियाहोंग की मॉम बोल रही होती है, बच्ची जियाहोंग तुम्हारी एज की होगी और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। मेरी बेटी ने हम घटिया पेरेंट्स की वजह से बहुत ही बेकार जिंदगी देखी है। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मैं कभी बीमारी नहीं पड़ी होती तो फिर मेरी बेटी के ऊपर कभी इतना लोड ही नहीं पड़ता। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, आंटी आप प्लीज रोइए मत, आपकी तबीयत ऑलरेडी बहुत ही खराब है और ऐसे में आपको संभालने वाला कोई भी नहीं है। मेरे पास में ज्यादा तो नहीं लेकिन ये कुछ पैसे थे, आप इसको प्लीज मेरी तरफ से रख लीजिए। बाहर खड़ा हाओनान सोच रहा होता है, इस वर्ल्ड में सभी को मेरे से पेरेंट्स नहीं मिलते। मैं मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही गरीब है लेकिन उन लोगों ने कभी भी मेरे तक कोई भी दिक्कत को नहीं आने दिया। इनकी प्रॉब्लम को सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने मेरे दिल के ऊपर पत्थर रख दिया हो। तभी 2 बंदे जियाहोंग की मॉम के रूम के अंदर एंटर करते हैं। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, क्या तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम देख नहीं सकते कि जिसे तुमसे पैसा लिया था आज वो मर चुका है और उसके मरने के बावजूद भी तुम इसकी बीमार माँ से पैसे मांगने के लिए आ रहे हो, ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी ठीक नहीं है। लोन शार्क बोल रहा होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के भी मरने की वजह से मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा, और वैसे भी मैंने उस लड़की को नहीं मारा, उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी मुझे मेरा पैसा पे करने की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कहाँ से और कैसे पैसा लेके आएंगे, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी आजकल की दुनिया में 80,000 युआन को छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं होता ना। हाँ, मैं इन लोगों के लिए एक काम कर सकता हूँ कि इन लोगों को जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लोग मुझे धीरे धीरे पैसा पे कर सकते हैं। अगर तुम्हें 100 युआन करके भी पे करना है तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टेबल के ऊपर कुछ पैसा रखा हुआ है, इसको मैं कुछ किस्त के तौर पे रख लेता हूँ। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, क्या 80,000 युआन? आखिर तुम कौन से 80,000 युआन की बात कर रहे हो? मैंने जियाहोंग से बात किया था, उसका डेप्थ इतना बड़ा तो नहीं था। जो भी डेप्थ है उसके बारे में सही तरीके से बात करो, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। तुम्हें पता ना कि लोन शार्क होना बहुत ही गलत बात होती है। लोन शार्क बोल रहा होता, अगर मेरा काम इलीगल ही था तो मुझसे पैसे मांगने के लिए आए ही क्यों? इस कंट्री में सभी लोगों को पता है कि लोन शार्क का सिस्टम कैसे काम करता है, और वैसे भी तुम पुलिस वालों से रिपोर्ट करोगी ना। आधे पुलिस वालों ने तो हम लोगों से उधार ले रखा है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसने कि हमसे पैसा उधार नहीं लिया होगा। वैसे लड़की, मैं तुमको एक एडवाइस कर रहा हूँ,
अगर तुम इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो ना तो इस मैटर में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी एज की एक लड़की को इन लोगों ने खो दिया है। और हाँ, अगर तुम्हें महान बनने का इतना ही शौक है ना तो तुम एक काम करो, 80,000 युआन मुझे पे कर दो, मैं तो अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा और ना ही कभी इस फैमिली को परेशान करूंगा। तभी वहाँ पे बीच में हावनान आते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग बहुत ही डिमांड कर रहे हो, तुम लोग लोन शार्क के रूल्स को पार कर रहे हो। वो लोन शार्क बोल रहा होता है, तुम एक लोन शार्क को बता रहे हो कि लोन शार्क के रूल्स क्या होते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या, हमारा काम बहुत ही खतरनाक है और हम लोगों में इन्वॉल्व होना तो और भी खतरनाक होगा। मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि इस मैटर के अंदर अपनी टांग मत अड़ाओ। जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिल जाता मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पैसा इन लोगों से लेके ही रहूंगा। जाते हुए लोन शार्क बोल रहा होता है, बुढ़िया मरने से पहले हमारा पैसा हमें पे कर देना। वैसे भी तेरे पति के ऊपर तो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे कर्ज चल रहे हैं, उसी की कृपा है कि आज तेरी बेटी भी तेरे पास में नहीं है। जियाओ जियाओ बोल रही होती है, हावनान खुद को शांत करो, हमें यहाँ पे इम्पल्सिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम लोगों ने इनसे फाइट कर ली ना तो बिना किसी बात के हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। हावनान बोल रहा होता है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ सिगरेट पीने के लिए, मुझे अभी बहुत ही अजीब फील हो रहा है। जब नीचे हावनान सिगरेट पी रहा होता है तभी उसके पास में वो लोन शार्क अपनी कार लेके आता है। वो लोन शार्क बोल रहा होता है, लड़के कभी भी अगली बार हमारे सामने मूवी देखे ज्ञान झाड़ने के लिए मत आना। इस बार ये हॉस्पिटल था, इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया, इसे हमारी पहली वार्निंग मानो। अगर तुमने ऐसा फिर से कभी कुछ किया ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हावनान सोच रहा होता है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन आखिर मैं गुस्सा करके भी क्या ही उखाड़ लूंगा। मैं झैंग लिनशेन हूँ ना कि जॉन विक, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक कचरे की तरह साइड में पड़ा रह सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आखिर मैं जॉन विक जैसा कमाल क्यों नहीं कर सकता। उसने भी तो हिम्मत करके इतने सारे लोगों के बीच में मेई को बचाया था, तो क्या मैं आज जियाओ जियाओ के लिए वैसे स्टैंड नहीं ले सकता था। तभी हम देखते हैं साइड में लोन शार्क की कार को एक ट्रक ने ठोक दिया होता है। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते, देखो यहाँ पे कार का एक्सीडेंट हुआ है, फटाफट से पुलिस को कॉल करो, यहाँ पे बहुत ही भयंकर आग लग गई है, क्या एम्बुलेंस को कॉल करने का फायदा भी होगा। वही हावनान बोल रहा होता है, जॉन विक यहाँ पे क्या कर रहा है। जॉन विक सोच रहा होता है, ब्रदर हावनान आपको लाइफ में जो भी करना होगा मैं आपको वो करने दूंगा, लेकिन इस अंडरवर्ल्ड नाम के दलदल में आपको नहीं गिरने दूंगा। जितने भी लोग इस दलदल से आपकी तरफ आएंगे उन सभी को मैं खत्म करूंगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को मैंने यूज करा है, लेकिन इस घटिया दलदल में आपको अपना हाथ डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हमें कुछ दिनों बाद में टीचर जियांग के घर का सीन दिखाया जाता है। टीचर जियांग बोल रहे होते, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, वैसे तुम लोगों को आज वापस जाने के बाद में अपनी फैमिली से किसी चीज के बारे में बात करनी है। इस ईयर के एग्जाम को पास करने के लिए थोड़े से रिवीजन मटेरियल लॉन्च हुए हैं। अगर तुम लोग वो रिवीजन मटेरियल खरीद लेते हो ना तो तुम लोग बहुत ही कम मेहनत के साथ में एग्जाम को पास कर लोगे। और ऐसे एक सेट की कीमत है $50। मेरा एक दोस्त है जो कि सेम कंपनी में ही काम करता है, तो उसने मुझे बोला है कि वो सस्ते में ही वो दिलवा देगा। तो अगर तुम लोग को खरीदना हो ना तो तुम लोग $40 के अंदर मुझसे वो खरीद सकते हो, पर पहले तुम लोग इस चीज के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछ लेना। तुम लोगों को खुद से पैसा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जॉन विक बोल रहा होता है, टीचर आपको तो पता ही है कि मेरे घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो इसी वजह से मैं अपने लिए और मेई के लिए सेट के लिए पे कर रहा हूँ। टीचर जियांग बोल रहे होते, तो $100 है, मैं तुम्हें अभी $20 का चेंज देता हूँ। जॉन विक बोल रहा होता है, टीचर जियांग आपको चेंज देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको $20 और दे देता हूँ, आप झैन लिनसेंग को भी शेयर दे दीजिए। ठीक है टीचर, फिर मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। टीचर जियांग बोल रहे होते, रास्ते में सभी लोग अपना ख्याल रखना। सभी के जाने के बाद में टीचर जियांग बोल रहे होते, मेरे पास में अच्छे खासे पैसे आ गए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गेट खुलता है और टीचर जियांग के सामने सोंग जियायुन नाम की आंटी आती है। जियायुन बोल रही होती है, जियांग तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। जियांग बोल रहा होता है, पता नहीं क्यों पर मुझे आज काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया है, पर लाइफ में पहली बार मैंने कुछ ऐसी चीज करी है। बच्चों को पढ़ा के स्कूल से फीस लेना मुझे कभी भी गलत नहीं लगा, लेकिन उन लोगों के सामने ऐसे क्लास में कुछ चीजों को प्रमोट करना, उनसे पैसा लेना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मुझे दुख है कि मुझको खुद को चेंज करना पड़ गया। जियायुन बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हें आज कैसा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता ना कि जो स्कूल वाले हैं वो रिवीजन मटेरियल को $50 पर सेट में बेचते हैं, तो ऐसे में अगर तुम $10 कम करके $40 में बेच रहे हो तो प्राइस तो बहुत ही रिजनेबल है ना। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम फिर से कभी ये काम नहीं करेंगे। मेरी बीमारी के लिए तुम इतनी महंगी मेडिसिन को मत खरीदो, सस्ती वाली मेडिसिन में भी काम हो जाएगा। टीचर जियांग बोल रहे होते, नहीं ये सही नहीं है, मैं अपनी लाइफ पे रिस्क ले सकता हूँ लेकिन तुम्हारे ऊपर रिस्क नहीं ले सकता। वही हम देखते हैं बाहर एक चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, देखो टीचर जियांग ने भी बाकी टीचर की तरह रिवीजन मटेरियल बेचना स्टार्ट कर दिया। साथ वाली लड़की बोल रही होती है, क्लासरूम में 60 बच्चे हैं और जितने भी टीचर्स है वो सारे के सारे रिवीजन मटेरियल्स बेचते हैं, टीचर जियांग इसको बेच के कितना ही पैसा कमा लेंगे। तभी चश्मे वाले बंदे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पे टीचर जियांग वाले मैटर को डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमें तो स्कूल वाले भी रिव्यू मटेरियल्स बेचते हैं ना,
तो क्या हम उनको कुछ कहते हैं क्या? टीचर जियांग ने हमको बोला है कि हमने घर से परमिशन लेके आए, ना कि उन्होंने हमको ऑर्डर किया कि हमको ये लेना ही पड़ेगा। और तुम लोग को ये भी पता है कि वो मार्केट प्राइस से सस्ते में दे रहे हैं, ना कि महंगे में, जो कि हम लोग का ही पैसा बचा रहा है और किसी का नहीं। अगर तुमको मटेरियल्स नहीं लेने तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके बारे में फालतू बातें मत करो। तुम जाके मटेरियल स्कूल से ही ले लेना, टीचर जियांग के पास से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हावनान बोल रहा होता है, मुझे भी लग रहा है कि जॉन विक बिल्कुल सही बोल रहा है। जॉन विक बोल रहा होता है, वैसे बदर हावनान, आप काफी दिनों से कहाँ पे थे? आप मुझे बहुत टाइम से दिखे नहीं। क्या आपके अंडरवर्ल्ड के अंदर आपको कहीं लीडर वीडर तो नहीं बना दिया ना? हावनान बोल रहा होता है, नहीं नहीं, मेरे घर पे कुछ काम था, इसी वजह से मैं काफी बिजी था। जॉन विक बोल रहा होता है, आपको मोटरसाइकिल चलानी है क्या? हावनान बोल रहा होता है, नहीं अभी मेरा मन नहीं है। फिर हावनान बोलता है, जॉन विक तुम्हारा शुक्रिया। जॉन विक बोल रहा होता है, आखिर आप मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? क्या आप मुझे मोटरसाइकिल के लिए शुक्रिया बोल रहे हो? हावनान बोल रहा होता है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे पास में तुम्हारे ऐसा एक दोस्त है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने घर पे बैठे हुए जॉन विक सोच रहा होता है, मिसेस जियांग का जो असैसिनेशन मिशन था वो एक्सपायर हो चुका है। इस वेबसाइट के ऊपर हमें अपने टारगेट को मार के उसकी फोटो को अपलोड करना होता है। अगर हम दिए हुए टाइम के अंदर वो मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो मिशन अपने आप ही एक्सपायर हो जाता है। अब पता है जिस क्लाइंट ने वो मिशन दिया होगा ना, वो फिर से एक रिक्वेस्ट डालेगा और इस बार मैं क्लाइंट का पता करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। टास्क को देखते हुए जॉन विक सोच रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो ऑक्टोपस साइट है वो बहुत ही सेफ है। अगर टास्क उनको पता चल गया होता कि मैंने ये मिशन एक्सेप्ट कर रखा है तो वो पक्का से मुझे यहाँ पे मारने के लिए आ गई होती। जॉन विक बोल रहा होता है, मैंने असिस्टेंट के लिए मिशन डाला था और 6 बंदों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। लगता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही खराब है, इसी वजह से बंदे कोई भी काम करने के लिए तैयार है। चलो इन लोगों से बात करके देखते हैं कि इनमें सबसे इंटरेस्टिंग कौन है। ये बोलते हुए जॉन उन लोगों से बात करने लगता है। जॉन बोल रहा होता है, अभी मैं रूम नंबर 1108 में स्टे कर रहा हूँ और मिस जियांग का जो रूम है वो मुझसे जस्ट नीचे है। अगर वहाँ पे कुछ भी होगा ना तो मैं बहुत ही जल्दी मूव करके उनके पास में पहुँच सकता हूँ। पहले मैं मिस जियांग के आसपास वाले सभी रूम को मॉनिटर कर लेता हूँ, क्या पता वहाँ पे कोई असैसिन छुप के बैठा हुआ हो और अगर वो ज्यादा जल्दी मूव कर पाए तो मुझे पहुँचने में देर हो जाए। ये बोलते अपने नजी को यूज करते हुए सभी की आवाज सुनने लगता है। 30 मिनट बाद में जॉन विक को आवाज आ रही होती है कि इस दर्द में ही मजा है। वही कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते कि जो नाइट पैकेज है ना वो बहुत ही महंगा है। वही कुछ लोग बहुत ही जोर जोर से सिस्टम कर रहे होते हैं। शॉक्ड होते हुए जॉन बोल रहा होता है, अब मुझे पता चला कि यहाँ की इकोनॉमी इतनी वीक क्यों है। वीकेंड पे लोग ओवर टाइम करते हैं ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा पाए, लेकिन यहाँ के लोगों को देखो, यहाँ के लोग ये ओवर टाइम करते हैं। मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ और मैं हमेशा लोगों को मानता हूँ, तो मैं अपने सिटीजन के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा। ऐसे लोगों की वजह से मेरे से सिंगल बंदे होटल में आके सही तरीके से नहीं रह सकते। फिर कॉल करते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, हेलो पुलिस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना वो इलीगली सिस्टम कर रहे हैं, आप फटाफट से पे छापा मारिए, ये होटल वाले बहुत ही बड़ा स्कैम कर रहे हैं। आधे घंटे बाद में हम देखते हैं जॉन विक को आवाज आ रही होती है कि पुलिस वाले बोल रहे होते अपनी आईडी कार्ड निकालो। वही सामने वाले बंदे बोल रहे होते, ऑफिसर आप गलत समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ दोस्त है। वही कुछ लोग बोल रहे होते, ऑफिसर्स आ चुके हैं, सभी लोग बैठ के नीचे छुप जाओ। पुलिस वाले बोल रहे होते, भागने का कोई मतलब नहीं है, तुम सभी के सभी पकड़े गए हो। जॉन सोच रहा होता है, आज की रात मैंने इस होटल को क्लीन कर दिया, अब मुझे इन लोगों की फालतू आवाजें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आराम से मिस जियांग के ऊपर ध्यान रख सकता हूँ। आगे हम देखते हैं सुबह हो गई होती है। जॉन सोच रहा होता है, पहले मुझे लग रहा था कि मैंने पूरे के पूरे होटल को क्लीन कर दिया है और आधी रात तक तो पुलिस वालों के आने की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये लोग सुधरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आधी रात के बाद में इन लोगों ने जो वॉर स्टार्ट करी है ना, उसके चक्कर में तो मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इन लोगों के कमरे से बहुत ही जोर जोर की आवाजें आ रही थी। तभी वहाँ पे कोई गेट के ऊपर नॉक करता है। लीना बोल रही होती है, ओपा मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, वैसे आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों हो गए हैं, क्या आपको कल अच्छी नींद नहीं आई? जॉन सोच रहा होते तो काफी सॉफ्ट बन लेके आई है। वही लीना सोच रही होती है, आज ओपा पहले से काफी अलग दिख रहे हैं, क्या आज यहाँ पे कुछ होने वाला है? लेकिन तभी जॉन खान लेते हुए लीना को कमरे के बाहर फेंक देता है। लीना रोते हुए बोल रही होती है, ओपा मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं, आपने मुझे कमरे के बाहर क्यों फेंक दिया? जॉन सोच रहा होता है, रात की आवाजों की वजह से मैं काफी डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी इस बॉडी को कंट्रोल में रखना होगा। जब जॉन बंस खा रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर के ऊपर नोटिफिकेशन आती है। सामने वाले बंदे ने मैसेज किया होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सीन चेंज होता है, हमें ऑक्सफोर्ड स्कूल इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, नैन्सी क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम स्कूल को ड्रॉप कर रही हो? नैन्सी बोल रही होती है, प्रिंसिपल सर मैं रहना तो चाहती थी, लेकिन मैंने अपने लाइफ को लेकर कुछ डिसाइड किया है और मैं डिसाइड की हुई चीजों के बीच में मेरा एजुकेशन बीच में आ रहा है। प्रिंसिपल सर बोल रहे होते, तुम्हारी जो बीमारी थी वो पहले से काफी स्टेबल हो चुकी है, मुझे लगा था कि तुम इस बार इसी वजह से वापस आई हो ताकि तुम अपनी स्टडी को सही तरीके से कंप्लीट कर पाओ। नैन्सी देखो, मैं तुम्हें किसी और स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडडॉटर समझ के बात बोल रहा हूँ,
क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और तुम्हारे जो फादर भी थे ना, वो भी हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। मैंने चाहता कि डेविंसिर फैमिली का आखिरी वारिस अच्छे से पढ़ ना पाए, लेकिन फिर भी आखिरी डिसीजन तो तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। नैन्सी बोल रही होती है, प्रिंसिपल सर मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि लाइफ में मेरे लिए एजुकेशन कितनी काम की है, लेकिन मैं अब बहुत ही जरूरी चीज के लिए आगे बढ़ रही हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि भले ही रीजन कुछ भी हो, लेकिन मैं तो पीछे नहीं हटने वाली। इसी वजह से माफ करेगा प्रिंसिपल सर, लेकिन मैं आपकी बात को नहीं मान सकती। प्रिंसिपल सर बोल रहे होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही, बस तुम सही से रह रही हो यही मेरे लिए काफी है। वैसे तुमने अपनी लाइफ को लेके ऐसा क्या सोचा है जिसको लेके तुम इतनी श्योर हो? नैन्सी बोल रही होती है, मैं बिल्कुल वही करूंगी जो कि मेरी फैमिली क्या करती थी। प्रिंसिपल सर बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हारे लिए गॉड से प्रे करूंगा ताकि तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओ। आगे जो नैन्सी होती है अपने कमरे में आ गई होती है। नैन्सी बोल रही होती है, आज तक ये स्कूल ड्रेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। नैन्सी मिरर के अंदर अपनी बहन ह्यूमिंग बर्ड की रिफ्लेक्शन को देखती है, जो कि बोल रही होती है, इस ड्रेस के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकती, इस ड्रेस को हमारी पूरी की पूरी फैमिली ने पहना है। नैन्सी बोल रही होती है, सिस्टर हम लोगों ने बात करी थी ना कि डे के अंदर मैं अपनी बॉडी के ऊपर मैं खुद कंट्रोल करूंगी, अभी आपका टाइम नहीं है तो आप जाइए। ह्यूमिंग बर्ड बोल रही होती है, ठीक है गुस्सा मत करो, मुझे इतना तो बता दो कि अब तुम कहाँ पे जाने वाली हो। नैन्सी बोल रही होती है, मेरे पास में अब सिर्फ एक ही मिशन है, मुझे जॉन विक को ढूंढना है। सीन चेंज होता है, हमें लीना के घर का सीन दिखाया जाता है। एक असिस्टेंट बोल रही होती है, प्रेसिडेंट जियांग आज आपको इंडस्ट्रियल पार्क वाली मीटिंग में जाना है। मिस जियांग बोल रही होती है, ठीक है मैं जल्दी रेडी हो जाऊंगी जाने के लिए। वही हम घर के बाहर देखते हैं एक बंदे को जिसने की उन लोगों के ऊपर नजर रखी होती है। कॉल पे वो बंदा बोल रहा होता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा काम बहुत ही सिंपल है। वैसे मैंने स्टोव पे सूप रख रखा था, उसका ख्याल रख लेना, मुझे अभी काम है तो मैं अपना काम खत्म करके ही आऊंगा। वो बंदा बोल रहा होता है, काश मुझे पैसे के लिए सारे काम नहीं करने पड़ते। फिर वो मिस जियांग के कार के पास में आते हुए बोल रहा होता है, ये कार ट्रैफिक में फंस चुकी है और अब मैं अपनी बाइसाइकिल का यूज करते हुए इन लोगों का पीछा कर पाऊंगा। सीन चेंज होता है, हमें इंडस्ट्रियल पार्क का सीन दिखाया जाता है। मिस जियांग बोल रही होती है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को कोरिया से हटा के चेन्नई में लेके आएंगे और आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होने वाली है वो हम लोग चेन्नई के अंदर ही करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट डालें ताकि हमारी कंपनी ग्रो कर सके। मैं मानती हूँ कि कंट्री चेंज करने की वजह से हमारे पास में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन चाइना एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर हम लोग यहाँ पे डेवलप कर पाए ना तो सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही हमारी कंपनी 100% ग्रोथ कर रही होगी। वही हम देखते हैं लीना को, जो कि मैसेज पे जॉन विक से बात कर रही होती है। लीना ने लिखा होता है, आपको पता है ओपा, हम लोगों ने होटल छोड़ा और काफी लंबी ड्राइव के बाद में इंडस्ट्रियल पार्क में आए। अभी जो मेरी मॉम है ना, वो बाकी लोगों के साथ मीटिंग में बात कर रही है और अभी मीटिंग करते करते काफी लेट हो चुका है। वैसे ओपा आप कहाँ पे हो? जॉन बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे आसपास में ही रहूंगा। मिस जियांग बोल रही होती है, लीना तुम जब से यहाँ पे आई हो तब से तुम चैटिंग कर रही हो, आखिर तुम किसके साथ में चैटिंग कर रही हो? लीना बोल रही होती है, जॉन विक है। मिस जियांग बोल रही होती है, ठीक है फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे बात करती रहो और हमें खाना भी खा लेना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, जॉन के साथ में सबको क्या चल रहा है? लीना बोल रही होती है, हाँ ठीक ठाक ही चल रहा है। मिस जियांग बोल रही होती है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है। जॉन विक सोच रहा होता है, मिस जियांग काफी स्वीट इंसान है और वो इतना हार्ड एट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। वैसे वो बॉडीगार्ड कहाँ है जिसको मैंने कल हायर किया था? क्या उसको इन लोगों के पास में नहीं होना चाहिए था? मैंने उसको 5 लाख युआन पे करा है। तभी सेंस करते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, यहीं पे आसपास में मर्डर्स हो रहा है। जब लिफ्ट खुलती है तो हम देते हैं उसके अंदर एक मास्क वाले बंदे को, जिसने कि अपने हाथ के अंदर नाइफ छुआ रखा होता है। तभी जो उसके पास वाला बंदा होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। ब्लैक कोट वाला बंदा बोल रहा होता है, आप लोग इस एलिवेटर के अंदर नहीं एंटर कर सकते क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। लीना बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो हमें लगता है कि हमें थोड़ी देर और वेट करना होगा। असिस्टेंट बोल रहा होता है, मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रहा हूँ, कभी भी कोई नॉर्मल इंसान तुम्हारे से कपड़े तो नहीं पहनेगा। मैं यहाँ पे कब से वेट कर रहा था इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए और तुमने मेरा पूरा का पूरा मूड ही खराब कर दिया। वो बंदा बोल रहा होता है, अब तुम यहीं पे मारे भी जाओगे। ये बोलते हुए उस मांस वाले बंदे को बहुत ही तगड़ा झटका देता है। मांस वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें चाइनीज मसाला आती है? देखो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं बहुत ही केयरलेस हो गया था, लेकिन अब भले तुम कितना ही ट्राई क्यों ना करो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ब्लैक कोट वाला बंदा बोल रहा होता है, जब तक मेरे पास में मेरी चाइनीज मसाला है ना, तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो एलिवेटर के अंदर मांस वाले बंदे की बहुत ही पिटाई करता है। भागते हुए मांस वाला बंदा बोल रहा होता है, ये कमी तो एक मॉन्स्टर है। भागते हुए ब्लैक कोट वाला बंदा बोल रहा होता है, आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, आज मैं तुम्हें गॉड के पास में भेज के रहूंगा। मांस वाला बंदा बोल रहा होता है, क्लोज रेंज में मेरे से बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी वो ब्लैक कोट वाला बंदा उसके अटैक को काफी जल्दी डॉज कर लेता है।
जब वो वापस उस बंदे को देखता है तो मांस वाला बंदा काफी दूर चला गया होता है। ब्लैक कोट वाला बंदा बोल रहा होता है मेरी कमर काफी दुख रही है, सच में 5 लाख युआन कमाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं जॉन विक सोच रहा होता है इस बंदे की मूवमेंट तो बहुत ही कमाल की थी, फाइट करने में सच में ये बंदा तो कमाल का है। आगे हमें देर रात पीसी कैफे का सीन दिखाया जाता है। ब्लैक कोट वाला बंदा जॉन विक को मैसेज कर रहा होता है जब मैं टारगेट के ऊपर अटैक हुआ था। एलिवेटर के अंदर एक असिस्टेंट उन लोगों का वेट कर रहा था जिसे कि मैंने आज फाइट करी, पर बेकार बात तो ये है कि मैं उस असिस्टेंट को पकड़ नहीं पाया। जॉन विक बोल रहा होता है सामने वाली पार्टी के पास में किस टाइप के वेपन थे। ब्लैक कोट वाला बंदा बोल रहा होता है वो एक चाइनीज था और उसने बहुत ही मोटा सा मास्क पहना हुआ था, उसका फेस क्लियरली देख पाना बहुत ही मुश्किल था और उस बंदे को कंफू भी आती थी। जब मैं उसे क्लोज गया उसके ऊपर अटैक करने के लिए तब उसे सुरिकेन का भी यूज करा। जॉन विक बोल रहा होता है तुम अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते रहो। ब्लैक कोट वाला बंदा बोल रहा होता है आज जबकि मैंने उन लोगों को रोक दिया है तो अगली बार वो लोग पक्का से काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे और टारगेट के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही पावरफुल लोगों को लेके आएंगे। ब्लैक कोट वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस मैं बॉडीगार्ड हूँ ना कि कोई बाउंटी हंटर, आज तो मेरी कमर टूटते टूटते बची है, अगर ऐसा फिर से कभी कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ। जॉन बोल रहा होता है देखो अगर तुम मेरी हेल्प करते हो सामने वाले बंदे को पकड़ने में तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 1 लाख युआन का इनाम दूंगा। शेंगी बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं आपकी बात को सुनूंगा बॉस। शेंगी बोल रहा होता है इस वाले बॉस के पास में बहुत सारा पैसा है, ये बिना किसी बात के रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं लीना को जो कि सोच रही होती है कि आज भी हमारे ऊपर खतरा होगा। एक दिन पहले हम देखते हैं जॉन ने लीना से बोला होता है मैं तुम्हारी मॉम को पास ही के बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, वो काफी कमाल की जगह थी। लीना बोल रही होती है ओपा आप ही तो बोलते हो कि आप हमेशा अलग अलग जगह से खाना खाते हो और आपको ये भी पता है कि मॉम के ऊपर लगातार असैसिनेशन अटैक हुए जा रहे हैं, क्या हो अगर किसी ने मॉम के खाने को पॉइजन कर दिया तो। जॉन बोल रहा होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो, कल तुम लोगों ने जहाँ पे दोपहर में खाना खाया हो ना वहीं पे शाम को भी खाना खाना, देखना तुम्हें एक बहुत ही कमाल की चीज पता चलेगी। लीना सोच रही होती है ये पता होने के बावजूद भी कि मॉम के लिए सेम जगह पे खाना खाना काफी डेंजरस हो सकता है, ओपा ने मुझे काम करने के लिए बोला है, हो सकता है कि शायद वो सीक्रेटली हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस जियांग बोल रही होती है लीना आखिर तुम्हें क्या हो गया, आज तुम दिन भर काफी खोई खोई सी लग रही थी। लीना बोल रही होती है नहीं मॉम कुछ भी नहीं हुआ है। तभी शॉक्ड होते हुए मिस जियांग बोल रही होती है लीना साइड में हट जाओ। हम देखते हैं कार बहुत ही तेजी से मिस जियांग की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड आते हुए कार को साइड में कर देता है। बॉडीगार्ड बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं वक्त रहते हुए टाइम पे यहाँ पे आ गया, लेकिन तभी मिस जियांग के पास वाला बंदा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बॉडीगार्ड सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, फिर वो अपने वेव थ्रेडिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आगे बढ़ते उस बंदे के हाथ पे किक मारते हुए नाइफ को साइड में कर देता है। लीना बोल रही होती है मॉम क्या आप ठीक हो। शेंगी सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर से वो कमीना मेरे हाथों से बच के भाग गया। चलो अब ठीक है मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब मुझे मैच चलाना चाहिए। असेसिन सोच रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि टाइम मिलते ही वैसे भाग गया और मुझे यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर पाया। फिर वो कार में बैठते हुए बोल रहा होता है हमारा प्लान तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन पता नहीं है ब्लैक कोट वाला बंदा कहाँ से आ गया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हम लोग फेल हो गए, कल भी हम लोग फेल हुए थे और आज भी हम लोग फेल हो गए। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें फिर से मौका मिलेगा अटैक करने का, और वैसे भी अभी तक थर्ड ब्रदर हारा नहीं है, जब तक वो कोई भी न्यूज लेके नहीं आता हमें वेट करना होगा। वही हम देखते हैं जॉन विक को जो कि उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। आगे वो लोग एक जगह पे बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, तभी उनके पास में एक बंदा आता है। वो लोग बोल रहे होते हैं थर्ड ब्रदर तो बहुत ही जल्दी वापस आ गए, क्या हमारा काम हो गया है। थर्ड ब्रदर बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर आपका जब असैसिनेशन अटैक फेल हुआ ना तब उस औरत के पास में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और उन लोगों ने उस औरत को प्राइवेट कार में बैठा के उसको फटाफट से वहाँ से लेके चले गए। मुझे वहाँ पे मौका ही नहीं मिला कि मैं उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाऊँ। आपको पता है जो सामने वाली पार्टी है ना उसके पास में बहुत ही कमाल के एक्सपर्ट्स है, कल हमारा जो फोर्थ ब्रदर था वो भी हरा था। मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो काफी सस्ते में मिशन ले लिया, हमें इसके लिए और प्राइस की डिमांड करनी चाहिए। फर्स्ट ब्रदर बोल रहा होता है मैं क्लाइंट से कांटेक्ट करता हूँ, अगर हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए ना। सेकेंड ब्रदर बोल रहा होता है जो हमारा फोर्थ ब्रदर था उसे कल बहुत ही खतरनाक मार पड़ी है, हमें जाके उसको मेडिसिन दे देनी चाहिए वरना उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। आगे जो थर्ड ब्रदर होता है वो फोर्थ ब्रदर के पास में आया होता है। थर्ड ब्रदर बोल रहा होता है फोर्थ ब्रदर आज भी हम लोगों ने गलती कर दी, मैं ये बात मानता हूँ कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे कि सामने वाली पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोगों ने तुम्हारी बात मान ली होती ना तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती। सामने वाले पार्टी के जो टैक्टिक्स है वो बहुत ही खतरनाक है, ऊपर से उन लोगों के जो मास्टर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। फिर जैसे ही थर्ड ब्रदर ब्लैंकेट के ऊपर हाथ रखता है उसे बहुत ही खतरनाक शॉक लगता है। उड़ते हुए जॉन विक बोल रहा होते शॉक वाली मशीन तो बहुत ही कमाल की है, मुझे लगा नहीं था कि इसका इफेक्ट इतना खतरनाक होगा।
फर्स्ट बंदा बोल रहा होता है लड़के आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पे कैसे आए। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे तो फोर्थ ब्रदर सो रहे थे ना, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए और तुमने फोर्थ ब्रदर के साथ में क्या किया। जॉन बोल रहा होता है यहाँ पे ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने उसको बेड के नीचे डाल रखा है। मैं यहाँ पे तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ, तुम लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कर दो। सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है तुम पक्का से क्लाइंट का नाम मांगने आए होगे ना, पर माफ करना हम तुम्हें इसका आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और अंडरवर्ल्ड के रूल्स को तोड़ने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। जॉन बोल रहा होता है क्या मैंने तुम लोगों से बोला कि मैं क्लाइंट का नाम मांग रहा हूँ, मैं बस तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा ऑक्टोपस वेबसाइट के ऊपर किस लेवल का अकाउंट है और आखिर तुम्हारा उस अकाउंट के अंदर कितने पैसे है। फर्स्ट ब्रदर बोल रहे होते हैं हमें इन क्वेश्चन के आंसर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और फाइट करो। तभी जो सेकंड ब्रदर होता है अपने डैगर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जॉन विक अपना शोकर आगे करते हुए बोल रहा होता है मुझे तो अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इन बेवकूफों को नहीं पता क्या कि इन लोगों को रबड़ का वेपन लेके आगे बढ़ना चाहिए था। जैसे ही वो डैगर शोकर से टकराता है सेकंड ब्रदर को बहुत ही कमाल का झटका लगता है। जॉन बोल रहा होता है गधे के बच्चे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम मेटल का वेपन लेके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें शौक ही लगेगा ना। फर्स्ट ब्रदर सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में भी तो मेटल का ही वेपन है, चलो कोई बात नहीं मैं अपने हाथ से अटैक करूंगा, मेरे हाथ कौन से लोहे से कम है। जॉन विक बोल रहा होता है तुम भी गधे के ही बच्चे हो, क्या तुमने सेकंड क्लास तक भी पढ़ाई नहीं करी क्या, इतना भी नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अगर तुमने स्कूल के अंदर इंसुलेटर और कंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ लिया होता ना तो आज तुम्हें झटके नहीं खाने पड़ते। तुम्हें पता अगर तुम मेटल से अटैक करते ना तो शायद तुम्हें कम झटका पड़ता, पर अब तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मैं अपने पावर को ऐड करके तुम्हें झटका दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम थॉर हो जो कि तुम अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी को रोक लोगे। वैसे अब तुम मुझे बताओ क्या तुम इन सभी लोगों के बॉस हो और वैसे तुम्हारा क्लाइंट कौन है। देखो मुझे ना सुनने का मन नहीं है, अगर तुमने ना बोला तो ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकता है। फर्स्ट ब्रदर बोल रहा होता है सर मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। अगर आपको ऑक्टोपस मॉन्स्टर वेबसाइट के बारे में पता तो आपको आश्चर्य तो हो नहीं, आपको तो पता ही है ना कि ये वेबसाइट कितनी सेफ है, ये कभी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करती। जो हमारे क्लाइंट है उनकी भी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है और हमें उनके बारे में सच में कुछ नहीं पता। सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है फर्स्ट ब्रदर ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये बंदा वैसे भी हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फर्स्ट ब्रदर बोल रहा होता है अगर तुम क्लाइंट से मिल लेते हो तो क्या तुम हम लोग को छोड़ दोगे। जॉन विक बोल रहा होता है वैसे अगर तुम लोगों ने अच्छा काम किया ना तो मैं तुम लोग को सर्वाइव करने दूंगा। फर्स्ट ब्रदर बोल रहा होता है आपको उस क्लाइंट को ढूंढने में हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ में एक डील करनी होगी कि उस बंदे को जान से हम मारेंगे। जॉन बोल रहा होता है पर आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे। फर्स्ट ब्रदर बोल रहे होते हैं हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे क्लाइंट ने हम लोग को मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने हम लोग को बताया ही नहीं कि हमारे सामने वाली पार्टी के पास में इतने कमाल के मास्टर्स है। मैं ये बात मानता हूँ कि मुझे इंसुलेटर और कंडक्टर को लेके कुछ भी नहीं पता, लेकिन फाइट को लेके मैं काफी कुछ जानता हूँ। अगर आप ऐसा बंदा हमारे सामने खड़ा है ना तो मैं कभी भी ऐसा मिशन पिक नहीं करता, और अगर ऐसे में हम लोग को मरना ही है तो उस कमीने को मार के मरने में हम लोग को बहुत ही मजा आएगा। जॉन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं मारूंगा, तुम्हें यहाँ पे अब एक नई चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शेंगी को जो कि खून खास रहे होते हैं। शेंगी सोच रहे होते हैं बुढ़ा होने के बाद में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, अपनी लाइफ के लिए फाइट करना सच में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। अब मुझे एक दिन तक अपने सेफ हाउस में रेस्ट करना होगा ताकि मैं खुद को रिकवर कर सकूं। कॉल करते हुए शेंगी बोल रहे होते मैं ठीक हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज सब कुछ ठीक रहा, मैंने अपने क्लाइंट को बचा लिया। वैसे आज मैं घर पे नहीं आऊंगा, इसी वजह से मेरे लिए खाना मत बनाना। क्या तुमने खाना बना दिया है? चलो कोई बात नहीं, तुम उसको फ्रिज में रख दो, कल आने के बाद में मैं उसे खा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब है, और हाँ शुगर तो बिल्कुल ही मत खाना क्योंकि वो तुम्हारे ब्लड के लिए बहुत ही खराब है। जब शेंगी अपना मास्क उतारता है तो हम देखते वो और कोई नहीं बल्कि टीचर जियांग होते हैं। अपने मास्क को देखते हुए टीचर जियांग बोल रहे होते ओल्ड मैन, मैंने सच में तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा किया था। 25 साल पहले मैंने तुम्हें कहा था कि अपने पावर को यूज करते मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फेमस कैसे होते हैं, पर 10 साल पहले मैं अपने रास्ते से भटक गया और मैं किसी अलग ही अंधेरे में खो गया। वैसे मुझे अपनी लाइफ को लेकर कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैंने जो दुनिया देखी वो भी बहुत ही खूबसूरत है। लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान देखना एक काफी अच्छी फीलिंग थी, और अपने हाथों में ताकत रहते हुए भी कुछ भी ना करना एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट था। आज जब मैं तुम्हारी पोजीशन में हूँ और मैं एक ओल्ड मैन बन चुका हूँ तब मैं तुम्हारी पोजीशन को समझ सकता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तूने मुझे ये बात क्यों बोली थी कि मुझे अपनी पावर को लेकर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। आगे हम देखते रात हो गई होती है। टीचर जियांग लिख रहे होते मैं फिलहाल के लिए तो इंजर्ड हो चुका हूँ और कुछ टाइम के लिए मूव नहीं कर पाऊंगा। जॉन विक बोल रहा होता है मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब आगे आपको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे जिन जियांग कार शॉप के अंदर 4 डेड बॉडीज पड़ी हुई है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए उसका ख्याल रख सकते हो। टीचर जियांग बोल रहे होते ओपोनेंट का क्या हुआ, क्या आपने उसको ऑलरेडी मार दिया है। जॉन बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि मैं अपना काम कर दूंगा।
डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैं तुम्हें $20,000 और दूंगा। टीचर जियांग सोच रहे होते जो शॉप या घर से कुछ खास दूर नहीं है। वही हम देखते हैं जॉन विक को, जो कि उसी कार शॉप के बाहर नजर रख रहा होता है। तभी कार शॉप के अंदर टीचर जियांग एंटर करते हैं। जॉन सोच रहा होता है जो सेंगी है ना, ये एनिमल से कांटेक्ट कर सकता है और ये एनिमल्स की आंखों का यूज करते हुए पूरी की पूरी सीनरी को देख पा रहा है। अच्छी बात तो ये है कि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी ऑरा को कंसील कर लिया था, इसी वजह से ये मुझे नहीं देख पा रहा है। फिर जो टीचर जियांग होते वो कार शॉप के अंदर आते हुए उन चारों की बॉडी के ऊपर फ्रूट डाल देते हैं। जॉन विक सोच रहा होते तो कॉप्स पाउडर है, ये तो एक बहुत ही ओल्ड चाइनीज स्कूल ट्रेडिशन है, इसका यूज करते हुए हम किसी के भी कॉप्स को पाउडर में बदल सकते हैं। बाहर आने के बाद में टीचर जियांग बोल रहे होते हैं फाइनली ये काम हो ही गया। 1 घंटे बाद में टीचर जियांग मैसेज कर रहे होते हैं क्लाइंट मैंने अपना काम कर दिया है, लगता है कि अब जो हम दोनों के बीच की कोऑपरेशन थी वो खत्म होती है। जॉन विक बोल रहा होता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। टीचर जियांग बोल रहे होते हैं आपको मुझे 1,20,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 1 लाख तो आपने मुझे बोला था कि किलर्स को पकड़वाने के लिए मिलेंगे और 20,000 उन लोगों की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। आपने तो 5 लाख पहले ट्रांसफर कर दिए थे, आप ये पैसे भी अब ट्रांसफर कर दीजिए। जॉन बोल रहा होता है ठीक है मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। टीचर जियांग सोच रहे होते हैं मैंने इस बार बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, हालांकि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी दिक्कतें देखी भी। जियायुन के जो मेडिसिन के खर्चे वो आराम से संभल जाएंगे। अभी तो रात खत्म भी नहीं हुई, मैं घर जाने के बाद में जियायुन के हाथों का खाना खाऊंगा। सच में जब जियायुन के मेडिकल बिल्स का खर्चा मेरे पास में हो जाता है तब मुझे काफी अच्छा फील होता है। फिर टीचर जियांग बोल रहे होते हैं मैसेज तो आया था कि पैसे भेज दिए गए हैं। मैसेज आया होता है कि आपके अकाउंट में $2 का ट्रांसफर किया गया है और आपका टोटल बैलेंस है अब $10,012। चिढ़ते हुए टीचर जियांग टाइप कर रहे होते आपने मुझे पैसे पे नहीं करे। 1,20,000 युआन की बात हुई थी, ना कि 12 युआन की, आपको 0 डालना भूल गए हो। जॉन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने 1,20,000 युआन की बात तो कही थी लेकिन ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। टीचर जियांग बोल रहे होते अगर हम 1,20,000 युआन को डॉलर्स में चेंज करें ना तभी वो बहुत ही बड़ा अमाउंट बनता है। सिर्फ और सिर्फ $2 पे करके आप ये अमाउंट फिल नहीं कर सकते। क्लाइंट आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो। लेकिन तभी जॉन उसका मैसेज रीड नहीं करता। टीचर जियांग बोल रहे होते ये बंदा तो बहुत ही बड़ा कमीना है, लगता है कि मैंने बहुत ही गलत इंसान के लिए काम कर लिया। तभी टीचर जियांग के अकाउंट में बाकी 5 लाख आ जाते हैं और उनका करंट बैलेंस हो जाता है 5,10,012 युआन। टीचर जियांग सोच रहे होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में ये वेबसाइट है जो कि हमारे पैसे को सिक्योर रखती है। पता नहीं क्यों पर मुझे उस 1,20,000 के लिए काफी बुरा लग रहा है। इस कमीने ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया और बिना किसी बात की एक्स्ट्रा काम भी निकलवा लिया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जॉन विक को जो कि अपने घर पे बैठा होता है। जॉन सोच रहा होता है मुझे लगा था कि ये चारों भाई है, ये चारों अलग अलग असेसिन होंगे और इनके पास में अपने खुद के अकाउंट्स होंगे, पर बेकार बात तो ये है कि इन लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही USB है जिससे कि ऑक्टोपस साइड पे जा सकते हैं। वैसे इन लोगों का लेवल इतना भी कम नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि चारों के चारों भाई एक ही अकाउंट पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे और इनके अकाउंट में 8,80,000 US डॉलर भी पड़े हुए हैं जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। वैसे अगर देखा है तो मैंने सेंगी को हायर करने में 5 लाख युआन खर्च कर दिए और उसके 1,20,000 युआन में खा गया। वही मुझे इन लोगों के अकाउंट से तकरीबन 9 लाख युआन मिल रहे हैं, तो मैंने इस पूरे के पूरे मिशन में 4 लाख युआन का तो प्रॉफिट कमाई लिया है। तभी जॉन देखता है कि इन चारों भाइयों ने अपने मिशन के लिए क्लाइंट से बात करी होती है और उन लोगों ने लिखा होता है कि हम तुम्हारा मिशन आगे नहीं बढ़ाएंगे अगर तुम हमें ऑलरेडी हाफ पेमेंट नहीं कर देते। जॉन विक सोच रहा होता है भले ही चारों भाई मर गए लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन छोड़ के गए हैं पैसा कमाने के लिए। मुझे इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या पता मुझे 2.5 लाख युआन और मिल जाए। 1 घंटे बाद में हम देखते हैं उन चारों भाइयों के अकाउंट में 2.5 लाख युआन और आगे होते हैं और जो करंट बैलेंस होता है वो होता है 11,30,000 युआन। जॉन विक बोल रहा होता है क्या कमाल का क्लाइंट है, ये तो पैसे देने में बहुत ही अच्छा है। मुझे तो लग रहा है कि ये जो ऑक्टोपस मॉन्स्टर वेबसाइट है ये मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। मेरे पास में बहुत ही कमाल का आइडिया है, मैं खुद के असिस्टेंट के लिए बाउंड्री दे देता हूँ और उसका लेवल भी हाई रखूंगा ताकि मुझे मारने के लिए हाई लेवल के किलर्स आए और जैसे ही वो बंदे मुझे मारने के लिए आएंगे मैं उनको मार के उनकी USB को छीन लूंगा। अगर मैं ऐसे 2-3 बंदों को भी मार लूंगा ना तो मेरी जो नेटवर्थ है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अभी तो मेरे पास है पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास है पैसे की कमी होगी मैं इस तरीके का यूज करूंगा। फिर जॉन बोल रहा होता है फ्रेया क्या तुम रेडी हो, आज हमें प्रिंसिपल सर के घर पे जाना है, उन्होंने हमको बोला था कि वीकेंड पे हमें उनके घर पे खाना खाने के लिए जाना है। फ्रेया बोल रही होती है हाँ बदर मुझे याद है, आप काम करने में बहुत ही बिजी थे इसी वजह से मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा। आगे हम देखते हैं जॉन प्रिंसिपल सन के घर पे आ गया होता है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते हैं जॉन मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया था, आखिर तुम इतनी एक्सपेंसिव वाइन लेके क्यों आ गए। एक काम करना रहते वक्त इसको वापस लेते जाना और इसको शॉप पे वापस कर देना और उसे पैसे ले लेना। तुम एक पार्ट टाइम जॉब भी तो करते हो, तुम्हारे लिए वाइन खरीदना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, ऊपर से तुम्हें अपनी बहन का भी ख्याल रखना है और खुद का भी सब कुछ तुम्हें ही मैनेज करना है।
इतनी महंगी वाइन तुमसे मैंने एक्सेप्ट करने वाला। तभी जॉन बोल रहा होता है प्रिंसिपल सर मैंने गलती से पैकेट खोल दिया। अब तो आपको पता है कि शॉपकीपर से वापस रिटर्न तो करेगा नहीं, कैसा रहेगा इसको पी के हम थोड़े मजे ही कर ले। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते बच्चे तुम बहुत ही तेज हो। जॉन विक बोल रहा होता है आपको पता है ये ब्रांड सभी लोगों को पसंद है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते हाँ पसंद तो मुझे भी है। ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ पे पीना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते बच्चे तुम बहुत ही अजीब हो। जॉन विक बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन अब तो मैं कमा भी रहा हूँ, तो आखिर अब मैं ऐसा क्या अजीब कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते देखो मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है कि तुम आगे पढ़ाई करोगे, क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता। बट मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा रास्ता चूज करो और बहुत ही सेंसिबली सही तरीके से पैसा कमाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी मेई को फ्यूचर में तुम्हारे पास से कैसे छोड़ूंगा। मेई शर्माते हुए बोल रही होती है डैड आप क्या बोल रहे हो। यांग बोल रही होती है शेंगले तुमने काफी ड्रिंक कर ली है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते देखो यहाँ पे अब कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है। जॉन सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही हमारे लिए हमारी फैमिली की तरह हो गया है और इसने मेरी बेटी को पूरी तरीके से फंसा लिया है। ये कोई इतना बुरा लड़का तो है नहीं कि मुझे कोई भी दिक्कत होगी। तो फिर ठीक है मैं इन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि तुम लोग ग्रेजुएशन से पहले कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। जॉन विक बोल रहा होता है ग्रेजुएशन के बाद में आपका क्या कहना है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते ग्रेजुएशन के बाद में मैं अपनी जॉब करने लगेगी और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो उसके बाद में तुम लोगों को जो भी करना है तुम कर सकते हो, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। जॉन बोल रहा होता है प्रिंसिपल सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनकर दिखाऊंगा। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते देखो बच्चे मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरी बेटी के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना ही होगा। यांग बोल रही होती है शैंगली तुमने काफी ड्रिंक कर ली है इसी वजह से तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो, अभी ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करने का क्या ही फायदा। फ्यूचर के बारे में अगर तुम्हें डिस्कस ही करना था तो तुम मुझसे कर लेते। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते तुम यहाँ पे मेरी बात समझ नहीं रही, मैं यहाँ पे एक बच्चे से नहीं बल्कि एक मैन से बात कर रहा हूँ। ये बच्चा वक्त से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है और अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी लेके उसे बड़ा कर रहा है। जिस उम्र में बच्चे टाइम पास करते हैं ना, उस उम्र में ये बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। देखो मेरा ये मानना है कि एक गरीब या फिर स्टेबल जॉब ना करने वाला बंदा भी बंदा ही होता है, उसको और किसी नॉर्मल इंसान को मैं डिस्क्रिमिनेट करूँ ऐसा मेरा कैरेक्टर नहीं है। ऊपर से मैंने जॉन को चेंज होते हुए देखा है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में लड़का बहुत ही आगे जाएगा। फिर जो प्रिंसिपल सन होते हैं अपने चेयर से वहीं पे गिर जाते हैं। यांग बोल रही होती है मैं तुम्हारे डैड ने आज बहुत ही ड्रिंक कर ली है, मैं इनको इनके रूम तक लेके जा रही हूँ, तुम एक काम करो तुम जॉन को नीचे तक छोड़ के आ जाओ। जॉन बोल रहा होता है नहीं आंटी मैं भी फ्रेया को लेके जा ही रहा था। मेरी बोल रही होती है जॉन मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना। जॉन बोल रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी मॉम क्या बोल रही है, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी और उनका सन इन लोग काफी आगे जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक पार्ट टाइमर से अपनी बेटी की शादी करा दे, क्योंकि इससे उनकी लाइफ के अंदर कभी भी हैप्पीनेस नहीं रहेगी और उनको हमेशा पैसे की दिक्कत रहेगी। मेरी बोल रही होती है जॉन मेरा बिलीव करो मुझे पैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे साथ में हो ना तो मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। जॉन बोल रहा होता है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। आगे जो जॉन होता है वो टीचर जियांग के घर पे आ गया होता है। जॉन बोल रहा होता है आप टीचर जियांग की वाइफ जियायुन है ना, आज फेस्टिवल में मैं प्रिंसिपल सर के घर पे डिनर करने के लिए आया था, तो मैं सोचा कि मैं जाते वक्त आप लोगों को भी ग्रीट करते हुए जाऊँ। जियायुन बोल रही होती है हाँ बेटा मुझे तुम याद हो, तुम यहाँ पे ट्यूशन करने के लिए आते हो, तुम यहाँ पे बिना किसी बात के गिफ्ट लेके क्यों आ गए, तुम अभी भी तो एक बच्चे ही हो ना। अंदर आने के बाद में जियायुन बोल रही होती है तुम्हारे टीचर जियांग है ना, वो फार्मेसी गए हैं मेडिसिन लेके आने के लिए। जॉन बोल रहा होता है मैम क्या टीचर जियांग आप में से किसी की तबीयत ठीक नहीं है। जियायुन बोल रही होती है तुम्हें मुझे मैम बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे आंट सॉन्ग बुला सकते हो। तुम्हारे जो टीचर जियांग है ना वो कुछ टाइम पहले सामान इधर उधर कर रहे थे जिसमें वो गिर गए, इसी वजह से वो मेडिसिन लेने के लिए गए हैं। जॉन बोल रहा होता है आंट सॉन्ग वैसे क्या आप यहाँ पे चाइनीज मेडिसिन को बना रही हो। जियायुन बोल रही होती है वैसे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए चाइनीज मेडिसिन को बनाती रहती हूँ। तुम्हारे जो टीचर जियांग है ना वो कभी भी शाम को मेडिसिन नहीं बनाने देते, वो बोलते हैं कि तुम बच्चों का कंसंट्रेशन भटकेगा, इसी वजह से मैं ये काम सुबह करती हूँ। वैसे मैंने सुना है शायद तुम्हारा नाम जॉन विक है ना, और तुम पूरी के पूरी स्कूल के सबसे हिम्मत वाले बच्चे हो जिसने की प्रिंसिपल सन की बेटी को पटाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल सन को तुमसे दिक्कत क्या है, तुम दिखने में काफी अच्छे हो और तुम्हें काफी ज्यादा प्यारे बच्चे हो। अगर मैं मेरी बेटी होती ना तो मैं उसको बोलती कि उसे तुम्हारे से बॉयफ्रेंड को पटाना चाहिए। जॉन सोच रहा होता है जो आंट सॉन्ग है वो तो बहुत ही खुले सोच वाली औरत है, इनकी तो बातें सुन के लग रहा है कि आज ही मेरी और मई की शादी करा देंगी। तभी घड़ी की तरफ देखते हुए जियायुन बोल रही होती है कितनी देर हो गई है ना, अब वक्त आ चुका है मैं मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने का। फिर वहाँ पे अजीब अजीब पोषण बनाते हुए बहकी बहकी बातें करने लगती है। जॉन सोच रहा होते इनको क्या हो गया, कहीं इनके अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया ना। आंट जियायुन ने कप को पटकते हुए बोल रही होती है फटाफट से इस कप को भरो वरना अपनी बंदूक से मैं तुम्हारी खोपड़ी खाली कर दूंगी।
मैं एक महान योद्धा हूँ जिसने कि 7 बंदों को ऐसे ही मार दिया था। जॉन सोच रहा होता है इनके अंदर कोई तो आत्मा आ गई है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इनके घर पे आके बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ। तभी हम देखते टीचर सॉन्ग की जो बर्ड होती है वो चींची करने लगती है। जॉन सोच रहा होता है ये बर्ड ये मैंने कहीं तो देखी थी। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए टीचर जियांग आ जाते हैं और जियांग को मेडिसिन पिला देते हैं। टीचर जियांग बोल रहे होते हैं सारी की सारी मेरी ही गलती है, मैं मेडिसिन खरीदने के लिए चला गया था। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी तबीयत कब ठीक होगी। तुम्हारी तबीयत खराब रहती है फिर भी मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए घर पे नहीं रह पाता। जियायुन बोल रही होती है मुझे माफ करना मेरी गलती थी, मैं मेडिसिन को लेना भूल गई थी। जॉन विक बोल रहा होता है टीचर जियान आखिर सब क्या हो रहा है। टीचर जियांग बोल रहे होते हैं मेरी वाइफ की बहुत सालों पुरानी प्रॉब्लम है। जो मेरी वाइफ है ना जियायुन, ये पहले एक कल्ट की मेंबर हुआ करती थी जहाँ पे ये आर्ट सीखती थी और महान योद्धाओं के बारे में कहानियां पढ़ती थी। लेकिन जियायुन की तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से इसने कल्ट को छोड़ दिया और घर पे ही प्रैक्टिस करने लग गई। पर इसकी बीमारी इतनी अजीब है ना कि इसको रोज रोज अटैक आते हैं और वो अटैक कम से कम 1 घंटे तक तो चलते ही है। जैसे ही 1 घंटा पार होते ही अपने आप ही ठीक हो जाती है। अपनी मेडिसिन का यूज करते हुए मैं कैसे भी इसकी बीमारी को सप्रेस कर रहा हूँ और लोगों के सामने इसको आने से रोक रहा हूँ। पर आज इसको मेडिसिन देना मैं भूल गया था क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। जॉन बोल रहा होता यही मैं सोच रहा हूँ, ये एक महान योद्धा के बारे में यहाँ पे बात कर रही थी। मुझे भी लग रहा था कि आंट सॉन्ग दिखने में तो इतनी खतरनाक लग नहीं रही, तो आखिर उन्होंने 7 योद्धाओं को गम मार दिया। चलिए ठीक है फिर टीचर जियांग मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं फिलहाल के लिए यहाँ जा रहा हूँ, मैं आपसे कल मिलूंगा क्लास में। टीचर जियांग बोल रहे होते तुम अपनी छोटी बहन को लेके आए थे और मैंने तुम्हें सही तरीके से ट्रीट भी नहीं करा। मेरी एक रिक्वेस्ट मानो, तुम अगले फेस्टिवल पे अपनी बहन को प्लीज लेके आना, मैं अगली बार तुम्हें काफी सही तरीके से ट्रीट करूंगा। जियायुन बोल रही होती है जियांग मैंने आज तुम्हारे स्टूडेंट के सामने तुम्हारी बेइज्जती करा दी, प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। टीचर जियांग बोल रहे होते मुझे जॉन विक के ऊपर बहुत ही भरोसा है, वो कभी भी इन सही बातों को किसी के सामने नहीं बोलेगा और उसने कहा है कि वो मेरी स्टोरी जानने के लिए वापस जरूर आएगा। वैसे भी वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो बहुत ही समझदार बच्चा है। जियायुन बोल रही होती है हाँ तुम ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो बच्चा बहुत ही समझदार है। प्रिंसिपल सन की बेटी की किस्मत सच में बहुत ही अच्छी है। टीचर जियांग बोल रहे होते लेकिन मैंने सुना जो प्रिंसिपल सन की वाइफ है ना यांग, वो इनके हिस्से से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमारी फैमिली बहुत ही लंबे टाइम से दोस्त रह चुकी है और मिस यांग एक काफी ज्यादा कैलकुलेटिव इंसान है। जियायुन बोल रही होती है लेकिन मुझे तो ये बच्चा बहुत ही अच्छा लगा, वो फेस्टिवल के दिन हम लोगों से मिलने के लिए आया, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है और तुम जॉन और मेरी को लेकर कोई भी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज कर देना। टीचर जियांग बोल रहे होते हैं हाँ मैं कर दूंगा। वैसे भी आजकल ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने टीचर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल के बच्चे जो कि टीचर के सामने एरोगेंट बन के स्मार्ट बनते हैं ना, उनके सामने ये बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है और ये बहुत ही बड़ी बात है। जियायुन बोल रही होती है हम लोग इतने सालों से साथ में है, लेकिन शायद से मेरी खराब कंडीशन की वजह से हमारा कोई भी खुद का बच्चा नहीं हुआ। आज जब मैंने जॉन विक की बहन को देखा तो मुझे काफी क्यूट लगी। टीचर जियांग बोल रहे होते हैं तुम्हें फालतू बातें सोचने की जरूरत नहीं है। जियायुन बोल रही होती है बाकी लोगों के बच्चों को देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। टीचर जियांग बोल रहे होते अब इससे फर्क नहीं पड़ता, अब हम दोनों काफी बूढ़े हो गए और इन सही चीजों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। टीचर जियांग बोल रहे होते मुझसे प्रिंसिपल सन बार बार यही बात बोलते कि उनके लगाई हुई मूली के पास में हमेशा एक पिग घूमता रहता है और आखिरकार हम देखे तो वो पिग जीत गया। तो बच्चे होने के बाद में सारी टेंशन भी बढ़ जाती है। जियायुन बोल रही होती है जॉन विक कोई पिग तो नहीं है, आखिर उसके बारे में टीचर सन ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तुम्हें पता जब तुम यंग थे ना तब तुम जॉन विक की तरह ही हुआ करते थे। जब मैंने कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है तब मेरे डैड ये नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक मिलियनर थे और तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं थे। टीचर जियांग बोल रहे होते तुम मुझसे जॉन को कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि पता है तुम्हारे डैड मुझसे काफी खुश हो गए थे, उन्होंने तुम्हारी शादी तो मुझसे करी ही, ऊपर से तुम्हारी फैमिली की टॉप ग्रेड की स्किल मुझे दे दी ताकि हर एक चीज मेरे कंट्रोल में रहे। जियायुन बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। टीचर जियांग बोल रहे होते हैं मैंने जो मिशन लिया था वो कंप्लीट हो चुका है और अब 1 या 2 सालों तक हम लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 5 लाख युआन इतने तो होते ही हैं कि हमारे 2-3 सालों के मेडिसिन का खर्चा आराम से निकल जाएगा। जियायुन बोल रही होती है तुम 2 दिन से बाहर थे और मुझे हमेशा घबराहट लगी रहती थी कि पता नहीं तुम क्या करोगे। टीचर जियांग बोल रहे होते एज होने की वजह से मेरी स्किल्स अब उतनी अच्छी नहीं रही। तुम्हें पता है इस बार जो मेरे ओपोनेंट्स थे ना वो काफी टफ थे, उनसे डील करने में तो एक बार के लिए मैं भी डर गया था। ऊपर से जो मेरा क्लाइंट था उसने 1,20,000 युआन का वादा किया था लेकिन उसने मुझे वो नहीं दिए। मुझे गुस्सा तो आया और मेरा मन किया कि मैं उस बंदे को बहुत कुछ कह दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि उन सारे असिस्टेंट्स को जिससे मैंने फाइट करा था उसको उस बंदे ने मार दिया था। तो इसी वजह से मैं अपना गुस्सा घूट गया क्योंकि ये वर्ल्ड इतना खतरनाक है जितना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। किसी को भी ऐसे ही ऑफेंड कर देना हमारी बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। आगे हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है।
जॉन विक सोच रहा होता है टीचर जियांग की जो फैमिली है वो काफी अजीब है। उनकी वाइफ को जो बीमारी है ना, ऐसी बीमारी तो मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। वो चलते हुए जा ही रहा होता है, तभी वो पार्क में देखता है टीचर जियांग को, जो कि अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनके पास में आते हुए जॉन विक बोल रहा होता है, टीचर जियांग आखिर आप कौन सा कॉन्ग फू प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हो। टीचर जियांग सोच रहे होते लड़का बहुत ही समझदार है, मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। वैसे मुझे इस बच्चे से बच के रहना होगा, वरना ये मेरे सिगरेट को सही के सही दुनिया के सामने लेके आ जाएगा। टीचर जियांग बोल रहे होते पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जॉन विक बोल रहा होता है आपको पता है मैं बचपन से ही काफी तक कमजोर और बीमार रहता हुआ आया हूँ, यहाँ तक कि जो मेरी बॉन्स है वो एक चॉपस्टिक से भी ज्यादा कमजोर है। मुझे एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मैं 20 साल से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा। टीचर जियांग क्या आप अपने स्टूडेंट को ऐसे मरने देंगे, क्या मुझे बचाने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। टीचर जियांग बोल रहे होते मुझे पता है कि तुमने काफी अच्छी स्टोरी बनाई है। तभी जो वहाँ पे जॉन विक होता है वो खांसने लगता है। टीचर जियांग बोल रहे होते क्या तुम सच में बीमार हो। तभी जॉन विक अपने हाथ पे लगा हुआ खून उनको दिखाते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, आपको पता है मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत ही बेकार रही है। मेरे जो फादर है वो पुलिस से बच के भाग रहे हैं, वही जो मेरी मॉम है वो तो ऑलरेडी जेल में है। अगर मैं इस बेकार सी लाइफ से जल्दी मर के रिइनकार्नेट हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए काफी अच्छा ही होगा ना। बस मुझे रिग्रेट इस बात का रह जाएगा कि मैं अपनी इस लाइफ के अंदर मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। टीचर जियांग बोल रहे होते ठीक है फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो मुझे मेडिकल स्किल्स तो नहीं आती, लेकिन तुम्हारी बीमारी को लेकर मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ। कुछ बेसिक स्किल्स जैसे कि की को प्रैक्टिस करना और इंटरनल ब्रीदिंग तुम्हारे लिए काफी अच्छी होगी। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।